नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लास 12 की तैयारी करवाई जा रही है और यह तैयारी आपको तब तक करवाई जाएगी जब तक आप सबों का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा होगी बच्चों, ये टोटल आपका 80 नंबर का बोर्ड परीक्षा होगा और 20 नंबर का आपके स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट या तो प्रैक्टिकल के तौर पर दिया जाएगा। और ये जो आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा, इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कितने समय दिए जाएंगे? तो समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। और टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 52 रहेगा और ये 52 प्रश्नों में से आपका 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? तो आपका 1-1 नंबर का रहेगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये टोटल आपका 8 प्रश्न है, ठीक है। और ये 8 प्रश्नों में से आपको कोई भी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। मॉडल पेपर में जो आपका दिया गया है सारा पढ़ लेना आपको, लेकिन इसी एग्जाम पैटर्न पर, इसी क्वेश्चन पैटर्न पर आपके एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, आपका जो 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक रहेगा, यानी कि टोटल 8 रहेगा। तो 8 में वहां पे 8 आपको नहीं बनाना है, 8 में से कोई भी आपको 6 प्रश्न वहां पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सारा याद कर लेना, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है सारा क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेना, बस पैसेज और पद्यांश का जो क्वेश्चन है उसको छोड़ करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46 तक है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 3-3 नंबरिया प्रश्न है, ठीक है। और ये भी आपका टोटल 8 प्रश्न रहेगा और ये 8 प्रश्नों में से भी आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। जो नहीं अच्छा से जानते हैं वो 2 प्रश्नों को आपको छोड़ के आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 52 तक, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये टोटल आपका 6 प्रश्न है और ये आपका 5 नंबरिया प्रश्न है, ठीक है। और ये 6 प्रश्नों में से आपको कोई भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। क्लियर है बच्चों। लेकिन मॉडल पेपर को मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। बस यह पठित बोध में जो आपका गद्यांश दिया हुआ रहता है और पद्यांश दिया हुआ रहता है, इसको छोड़ करके, ठीक है। बाकी बात एग्जाम में आपको इसी पैटर्न में करना है, वहां भी आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन टोटल 6 गो रहेगा, 4 ही गो को आपको उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आंसर तो आपका मॉडल पेपर के नीचे भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उससे जो रिलेटेड पॉइंट होता है वो भी साथ में बताऊंगा, ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन या तो रिलेटेड क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो वो भी आपका ना छूटे, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका यह पठित बोध है, यानी कि आपका एक गद्यांश दिया हुआ है और एक पद्यांश दिया हुआ है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को देना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका वही है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, पैसेज दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को देना है। तो इस गद्यांश को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा बच्चों, आसान गद्यांश है, ये आप लोग खुद से पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके उत्तर को मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। और वैसे भी आपका जो मॉडल पेपर में गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ रहता है, ये कभी भी आज तक बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं किया है। यानी कि यहाँ पे आपका कुछ अन्य विषय में है, जैसे कि यहाँ पे आपका विज्ञान की प्रगति के बारे में ये पैसेज दिया गया है, तो एग्जाम में आपका यही पैसेज नहीं आएगा, अलग पैसेज आएगा। कुछ अन्य विषय जैसे खेल के बारे में आपका कुछ कहानी दे दिया गया और आपको वहां पे नीचे प्रश्न दे देगा और पूछेगा कि ये पैसेज को पढ़ करके आपको नीचे जो प्रश्न देंगे उसके उत्तर को देना है, ठीक है। वहां भी इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन यही नहीं रहेगा। तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कौन सा आपका मॉडल पेपर का बोर्ड एग्जाम में आता है? तो जो आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन है, तो जो आपका फाइट पुस्तक यानी कि किताब का क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर वाला बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। ये पैसेज यानी कि जो आपका पद्यांश है और जो आपका गद्यांश है, इसका क्वेश्चन आज तक ना ही रिपीट किया है और ना ही कभी आपका रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस
ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो इसे आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा और एक बार प्रयास कीजिएगा कि इसके जो हम यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर से आप मैच करवा पा रहे हैं कि नहीं, यानी कि बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं पैसेज को तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको गद्यांश और पद्यांश को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। बस उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, उस ट्रिक को फॉलो करके आप लोग दुनिया का कोई भी पैसेज रहे, चाहे आपका इंग्लिश में हो और तो आपका हिंदी में हो, कोई भी पैसेज रहे उसे आप लोग आसानी से फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो करके आप लोग लगभग सारा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका लेटर का भी आपका ट्रिक आएगा, नोटिस का भी ट्रिक आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इसको आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका ये नहीं आएगा बदल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। तो विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा आधुनिक सुख साधनों में। देखिए इस पैसेज को आप लोग फर्स्ट लाइन ही पढ़िएगा ना, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा का आंसर आपको मिल जाएगा और मिला लीजिए मेरे आंसर से, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि विज्ञान की प्रगति हमारी लिए चिंता का कारण क्यों है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, तो ये भी आपका एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है कि शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, तो ये भी आपका एक वजह है। तीसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, तो ये भी आपका एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति क्या है, हमारे लिए चिंता का कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि ये सभी वजह है, ये सभी कारण है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण है। क्लियर है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि ये जो आपका गद्यांश है, ठीक है, ये जो आपका पैसेज है, इसके लिए एक सबसे बढ़िया शीर्षक क्या होगा, सबसे बढ़िया टाइटल क्या होगा, वो आपको यहाँ पे सुनना है, ठीक है। तो अभी शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पैसेज है ना बच्चों, ये आपका विज्ञान के बारे में है, यानी कि विज्ञान की प्रगति के बारे में है, ठीक है। और विज्ञान की प्रगति को हम लोग क्या कर सकते हैं, विज्ञान की उपलब्धि कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रगति करता है, किसी भी क्षेत्र में मान के चलिए आईटी में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो पहले वो 12 में पढ़ रहा था, अब वो आईटी में पढ़ रहा था, उसका प्रगति हुआ, और ये आईटी में पढ़ना उसका उपलब्धि कर सकते हैं। प्रगति को ही क्या कहा जाता है, उपलब्धि कहा जाता है। तो इस जो पैसेज का आपका यानी कि ये जो आपका गद्यांश है, इसका जो आपका उपयुक्त शीर्षक होगा, यानी कि सबसे बढ़िया शीर्षक होगा, ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद, ठीक है। इसी के बारे में बताया गया है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका वैज्ञानिक प्रगति को ही क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक उपलब्धि कर सकते हैं, यानी कि विज्ञान जनित उपलब्धि कर सकते हैं। तो इसका जो आपका सबसे बढ़िया शीर्षक हो जाएगा बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा और ऑप्शन नंबर डी भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में यहाँ पे आपको मॉडल पेपर में दे दिया है, ठीक है, ये आपका दोनों ऑप्शन सही दे दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में इस प्रकार से नहीं रहेगा, वहां पे आपका एक ही ऑप्शन सही देगा। बस आप लोग पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है, वही इसका क्या हो जाएगा, आपका शीर्षक हो जाएगा। जैसे कि इस पैसेज में आपका विज्ञान की प्रगति के बारे में बताया, ठीक है, यानी कि विज्ञान किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, इसका शीर्षक हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा और ऑप्शन नंबर डी भी होगा, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद भी इसका शीर्षक हो सकता है और विज्ञान जनित उपलब्धियां भी इसका शीर्षक हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, तो यह आपका भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति पा सकती है, इससे मुक्ति मिल सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका है पद्यांश, इसको भी आपको ज्यादा फोकस नहीं है, फोकस कहां से करना है, तो अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन से, ठीक है। इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आपका 4 क्वेश्चन, उसके उत्तर को देना है, ठीक है। तो इसको लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रही है। तो देखिए इसको भी आपको फर्स्ट लाइन पढ़ने से पता चल जाएगा कि चल रही है धूप गर्मियों के दिन। तो यहाँ पे बताया गया कि धूप चल रहा है, धूप कब आता है, गर्मियों के दिन में ही ज्यादा आपका धूप आता है, और यहाँ पे लिखा गया गर्मियों के दिन। तो यहाँ पे कौन से ऋतु की चर्चा कर रही है,
तो ये आपका ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाला ऋतु की चर्चा कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि यहाँ वह है, यहाँ पे जो आपका जो ये जो आपका पद्यांश है, यहाँ पे जो आपका वह शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द आपका किसके लिए प्रयोग किया गया है? एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, कि एक बच्चा के लिए, कि आपका एक वृद्ध के लिए? तो यहाँ पे देखिए ये पूरा लाइन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि वह तोड़ती पत्थर, ठीक है, तोड़ती ती आ रहा है यानी कि ये क्या स्त्रीलिंग बता रहा है। स्त्रीलिंग किसके लिए होगा? आपका स्त्री के लिए होगा। इसे नहीं कहते कि वह उससे प्यार करती थी, मतलब पता चल रहा है लड़की है, ठीक है, तो आपका स्त्रीलिंग है। वह पढ़ रही थी, आपको पता चल रहा है। वह पढ़ रहा था, तो उसे रहा था मतलब लड़का है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पता चल ही जा रहा होगा। तो वह तोड़ती थी, ती से यहाँ पता चल रहा है क्या? वो आपका एक स्त्री थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यानी कि ये जो आपका पद्यांश दिया हुआ है इसके लिए सबसे बढ़िया शीर्षक क्या होगा? ठीक है, तो इस बढ़िया शीर्षक आप लोग कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु भी इसका एक शीर्षक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कवि, यहाँ पे कविता में आपको लिखा हुआ कुछ और रहेगा और इसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका, ठीक है, भले ही गर्मी के बारे में बताया गया, थोड़ी गर्मी के बारे का वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे धूप का यूज किया गया है, आपका झुलसुलाती का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है किसी के दुख के बारे में बताया है, कठिनाई के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा आपका तोड़ती पत्थर। और तोड़ती पत्थर का ही मतलब क्या होगा? यहाँ पे बताया गया कठिनाई के बारे में, ठीक है। तो तोड़ती पत्थर इसका क्या हो जाएगा? सबसे बढ़िया शीर्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है? तो अभी बताएं कि पत्थर यहाँ पे आपका क्या है? कठिनाई का प्रतीक है। इसमें कठिनाई के बारे में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कठिनाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं आपको ट्रिक लेकर के आऊंगा, टेंशन मत लेना है, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। आपको किस प्रकार से पद्यांश और गद्यांश का क्वेश्चन सॉल्व करना ना, सारा मैं ट्रिक लेकर के आऊंगा आपको वीडियो। बस आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कितना बच्चा का डिमांड आता है उसको मैं देख करके आपका वीडियो हो सके तो कल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ से आपको ज्यादा फोकस करना है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है? सबसे पहले रचनात्मक लेखन एवं अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। और ये जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 9वां प्रश्न है कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी संदेश पत्र के माध्यम से अथवा बंद लिफाफे के माध्यम से प्राप्त होता है तो उस लिफाफा को खोल करके उस पत्र में जो आपका संदेश होता है उस पत्र को के संदेश को कौन देखता है, उसका कूटवाचन कौन करता है? तो सिंपल सा जवाब होगा जिस व्यक्ति के नाम पर वह पत्र होगा यानी कि प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्राप्तकर्ता, यानी कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? तो आज रखिएगा प्राप्तकर्ता। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि लाइव शब्द का अर्थ है। तो लाइव शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका सीधा प्रसारण हो रहा हो उसी को क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसका सीधा प्रसारण होता है उसे क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट मैच आपका लाइव चल रहा है तो वहां पे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण होता है, वहां पे क्रिकेट खेल रहा है वही आपको तुरंत आपको आपके टीवी पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए आपका कभी कभी हम लाइव क्लास लेते हैं तो यहाँ पे जो जिस प्रकार से हम लाइव क्लास ले रहे हैं बस हुबहू उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, आपको बस आपके मोबाइल पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइव शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका सीधा प्रसारण होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और लाइव शब्द से मुझे एक बात याद आई कि जो आप सभी की लाइव क्लास है ये आपका 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। कब से? तो याद रखिएगा 6 जनवरी से आपका लाइव क्लास शुरू होने वाला है और ये डेली आपका 8 बजे होगा, ठीक है। मैं आपको कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट का आपका लाइव क्लास होगा ये आपको मैं बता दूंगा। और ठीक है आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको मैसेज करके बता दूंगा कि आपका डेली कौन से सब्जेक्ट का लाइव क्लास होने वाला है, ठीक है। एक दिन आपका हिस्ट्री चलेगा, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी, और आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपका ये जो लाइव क्लास है बच्चों ये आपका 6 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। यानी कि जब तक आपका एग्जाम शुरू नहीं हो जाता है, यानी कि पूरी 30 दिन आपका ये लाइव क्लास चलने वाला है जिसमें आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। और वीडियो तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है ये तो आएगा, लेकिन आपको लाइव क्लास के माध्यम से भी आपको तो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसे आप लोग जरूर जुड़िएगा रात 8 बजे 6 जनवरी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक किसे कहते हैं? पत्र भेजने वाले, ठीक है, का नाम व पता लिखा जाता है। ऐसे किस पत्र में किया जाता है? तो ऐसा किस पत्र में किया जाता है? व्यक्तिगत पत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा
कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है। हाँ जी, ये कथन आपका सही है, फीचर में लेखक अपने विचार को डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन है कि फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। ये कथन आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आपका फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, और वही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है यानी कि गलत है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में था आपका कि फीचर का मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन करना, साथ ही साथ फीचर का आपका आमतौर पर ये समाचार और रिपोर्ट से बड़े होते हैं। तो ये भी बात सही, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि आपका फीचर लेखन का कोई भी तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। तो संपादक किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। जिस प्रकार से आपका स्कूल का हेड कौन होता है, हेड मास्टर होता है ना भाई, उसी प्रकार से पेपर जहाँ पे छपता है उसका हेड कौन होता है, तो आपका संपादक होता है। यही डिसीजन लेता है कि फर्स्ट पेज में क्या छपना चाहिए, कौन सा न्यूज़ आपका कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्या आपका पेपर में छपना चाहिए। ठीक है, यही सारा कुछ वही डिसीजन लेता है, संपादक लेता है। ठीक है, तो संपादक का कौन सा कार्य नहीं है सो आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहला है निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, तो ये इसका कार्य है, समाचार वही छपवाता है। उसके बाद देखिए आपका है कि प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेज है इसमें क्या क्या छपता है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर छपता है, तो वही निर्णय करता है कि इसमें क्या क्या छपना चाहिए। तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी इसका कार्य है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, तो ये इसका कार्य नहीं है। क्षेत्र से खबरें को कौन इकट्ठा करता है, तो आज रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्षेत्र से खबरें को कौन इकट्ठा करता है, तो ये आपका करता है संवाददाता। कौन करता है, तो संवाददाता। ठीक है, यहाँ पे संपादक है और इसका कौन सा और ये कार्य किसका है, तो ये कार्य है आपका संवाददाता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य है क्षेत्र से खबरें को इकट्ठा करना। संपादक एकदम आराम से ऑफिस में बैठे रहता है और निर्णय लेता है कि कौन सा रिपोर्टर को कहाँ भेजना है, कौन से क्षेत्र में भेजना है। ठीक है, वो हेड रहता है, वो ऑफिस में बैठा हुआ रहता है। ठीक है, और ये आपका इकट्ठा करने का काम कौन करता है, तो आज रखिएगा संवाददाता करता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसका कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात निश्चित समय में समाचार पत्र छपवाना, ये इसका कार्य है। ठीक है, तो कार्य कौन सा नहीं है वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना आपका संपादक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो लोगों का मार्गदर्शन करना, साथ ही साथ मनोरंजन करना भी होता है, और सूचना देना और शिक्षित करना, यानी कि ये सभी कार्य आपका जनसंचार माध्यमों का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो भारत में पहली बार कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था, तो ये उसका नाम था आपका बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट के नाम से एक अखबार भारत में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बंगाल गजट। और बंगाल गजट से संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका मॉडल पेपर में पूछा कि पहला अखबार कौन सा था, तो ये हो गया आपका बंगाल गजट। लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछ सकता है कि, और पूछा भी है, ठीक है, कि बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहला जो अखबार था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1780 में। किस व्यक्ति ने इसे प्रकाशित किया था, तो याद रखिएगा जेम्स ऑगस्टस हिकी। किसने, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इसे प्रकाशित करवाया था। और ये कौन से भाषा का अखबार था, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम से पता चल रहा है कि ये आपका अंग्रेजी थे, तो अंग्रेजी भाषा में करेगा। ठीक है, तो ये आपका बंगाल गजट आपका कौन सी भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। और ये भी पूछता है कि यह किस प्रकार का समाचार पत्र था, यानी कि महीना में एक बार प्रकाशित होता था, उसे मासिक कहते हैं, अथवा 15 दिन में, यानी कि उसे पाक्षिक कहते हैं, 15 दिन में प्रकाशित होता था, कि साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है, तो ये आपका सप्ताह में एक दिन, यानी कि 7 दिन में एक दिन प्रकाशित होता था, इस वजह से ये आपका साप्ताहिक ये समाचार पत्र था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारा इससे आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये आपका अखबार था बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में। किसने किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। जेम्स से ही नाम पता चल रहा है आपका, इंग्लिश मैन था, तो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, और ये आपका साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, अखबार था। चलिए क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। तो कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के आपका फ्लैश न्यूज़ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्लैश न्यूज़। और फ्लैश न्यूज़ को ही आपका ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़,
भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। अभी नहीं देखा होगा इस तरह का न्यूज़, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। अब तो यहाँ पे तो आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं अपने पद से इस्तीफा, कल्पना सोरेन बनेगी मुख्यमंत्री, इस प्रकार की न्यूज़। तो ये जो कम से कम शब्दों में जो आपका मात्र जिसका आपका मुख्य उद्देश्य होता है महज सूचना देना, उसी को क्या कहते हैं, फ्लैश न्यूज़ या तो आपका ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब जो आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चों, ये आपका पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी जो किताब है उसका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका एक पद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को देना है। और ये जो पद्यांश है ना आपकी कविता, आपकी किताब में जो कविता है उसी कविता में से उठाया गया है, ठीक है। उससे ही ये आपका 4 लाइन दे दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसको पढ़ने से आपको बस इतना ही अंदाजा होगा कि कौन से कविता से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, बस आपको ये अंदाजा होगा। बाकी बात ये इसको पढ़ने से आपको ये मत सोचिएगा कि इसका ये जो इसके नीचे जो क्वेश्चन देंगे ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बस आपको वही अंदाजा पता चलेगा कि आपकी किताब में कौन से कविता से ये पद्यांश को उठाया गया है, ये सारे क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िए, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर परले चल रहा है अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, ठीक है। तो ये जो आपका पद्यांश लिया गया है, ये पद्यांश आपका देवसेना के जो गीत है, आप लोगों ने पहला ही कविता आपका देवसेना का गीत जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है उसी से आपका ये लिया गया है, ठीक है। तो देखिए वही आपका क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो पंक्ति है बच्चों ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका देवसेना का गीत से लिया गया है। और देवसेना के गीत को की रचना किसने किया है, तो जयशंकर प्रसाद ने। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि इस पद्यांश के प्रति पद्य है, यानी कि ये जो आपका पद्यांश है बच्चों, इस पद्यांश का प्रति पद्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका देवसेना की प्रेम पीड़ा को बताया गया है कि देवसेना किस प्रकार से अपने प्रेम पीड़ा में दुख काट रही है उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 अलंकार है और एक अलंकार कौन सा नहीं है सो आपसे पूछा है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार भी है, आपका ये अनुप्रास अलंकार भी है और मानवीयकरण अलंकार भी है, ठीक है। इसमें आपका जो अमक अलंकार है ये नहीं है, ठीक है। बाकी बताइए तीनों अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, अमक अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अमक अलंकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है। तो अभी बताया मैंने कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं आपका देवसेना के गीत से लिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका देवसेना का गीत है ये आपका कौन सा नाटक से लिया गया है, तो ये आपका स्कंद गुप्त नाटक। कौन से नाटक से, तो स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। तो ये पंक्तियां भी क्या हो जाएगा, स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा स्कंद गुप्त। उसके बाद देखिए अब आपका इसी प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है और ये जो आपका गद्यांश है आपकी किताब में जो कहानी है उसी से लिया गया है, ठीक है। ठीक है, और कितना कड़ा करूं दिल, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसके डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए गए उसको मैं आपको अच्छा से समझा करके बता देता हूं, ठीक है। तो ये जो आपका गद्यांश है ना बच्चों, ये कहां से लिया गया है, तो जो आपका चैप्टर है संवदिया, ठीक है, आप लोगों ने उसके लेखक का नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, उसी से आपका एक ये आपका गद्यांश को लिया गया है, उसी कहानी से इसका आपका 4 लाइन को लिया गया है। और बस उसी तरह का पढ़ना इसमें भी है, बस 4 लाइन देकर के आपको बताना चाह रहा है कि क्वेश्चन जो है ना भैया वो चैप्टर से है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन आपका कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है, यानी कि जो आपका प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये गद्यांश से आपका किससे लिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया संवदिया से लिया गया है। और संवदिया के लेखक कौन है, तो हरगोविंद नहीं, हरगोविंद उसमें आपका कहानी में रहता है आपका संवदिया, ठीक है। इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे वक्ता कौन है, यानी कि ये जो आपका ये जो पद्यांश में यहाँ बोल रहा है कि और कितना कड़ा करूं दिल माँ से कहना मैं भाई बहनियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, ठीक है। तो ये जो आपका बात बोल रहा है ना, ये कौन बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका बड़ी बहुरिया बोल रही है। कौन बोल रही है, बड़ी बहुरिया बोल रही है। और ये किससे बोल रहा है, यहाँ पे सुन कौन रहा है, तो हरगोविंद सुन रहा है। और मैंने आपको बताया हरगोविंद कौन है, तो आपका एक संवदिया है। संवदिया किसे कहते हैं मालूम है ना, देखिए आज तो फोन से तुरंत हाँ कैसे हैं, मस्त है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब तुरंत आप लोग फोन से बात कर लेते हैं। लेकिन पहले कोई भी संदेश पहुंचाना
होता था ना, तो एक व्यक्ति रहता था, वो क्या करता था, मान के चलिए हमको यहाँ पे एक व्यक्ति ए और ये संदेश बी के पास पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा, तो ये क्या करता था, यहाँ पे एक मीडिएटर रहता था जिसे संवदिया कहा जाता था, इसको बता देता था और ये जाकर के क्या करता था, घर घर संदेश को पहुंचाता था। ठीक है, तो यही यहाँ पे संवदिया जो है हरगोविंद, यही यहाँ पे ये सुन रहा है और बड़ी भौरिया वक्ता है, ये बोल रही है। ठीक है, तो वक्ता कौन है, बड़ी भौरिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। पोखरे का मतलब क्या होता है, तालाब में, तो तालाब में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, तो वक्ता कौन है, बड़ी भौरिया, और यहाँ पे वक्ता का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है आपका व्याकुलता का, यानी कि वो जहाँ पे रह रही है व्याकुल है वहां से जाने के लिए। ठीक है, तो व्याकुलता का भाव प्रकट हो रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे श्रोता कौन है। ठीक है, तो अभी बताएं कि यहाँ पे कौन कहानी आपका ये संवाद को कौन सुन रहा है। ठीक है, संवदिया सुन रहा है, यानी कि हरगोविंद सुन रहा है, तो यहाँ पे श्रोता हरगोविंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यहाँ किताब का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे अंदाजा नहीं देगा कि ये कहाँ से पूछा गया, बस आपको डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ यह दीप अकेला, कविता में दीप किसका प्रतीक है, तो ये जो आपका कविता है यह दीप अकेला, इस कविता में दीप आपका व्यक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है, तो किसे देखने के लिए, तो दुखी असुओं को देखने के लिए कौशल्या यहाँ पे कि राम को पुनः अयोध्यापुरी वापस करने आने की निवेदन करती है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दुखी असुओं को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है, तो ये जो आपका लघु कथा है। ठीक है, पहली बात ये क्वेश्चन पूछता है कि चार हाथ क्या है, तो याद रखिएगा ये आपका लघु कथा है, और ये जो आपका लघु कथा है इसमें आपके किसके शोषण को उजागर किया गया है, तो इसमें आपका मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है, बताया गया मजदूर किस प्रकार के मिल के फैक्ट्री में आपका मजदूरों का शोषण होता है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो मजदूरों के शोषण का यहाँ पे उजागर किया गया, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दूसरा देवदास कहानी में ये घटनाएं किस शहर में घटती है, तो ये क्वेश्चन आपका मैंने शायद आपका देखिए वैसे भी तो सारा क्वेश्चन आपका कहाँ से है, मैंने आपको बोलना भूल के शुरू में ही, आपका सारा क्वेश्चन वीकली टेस्ट से आ रहा है बच्चों, क्योंकि जो आपका वीकली टेस्ट में क्वेश्चन दिया रहता है ना बच्चों। ठीक है, वीकली टेस्ट में जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है वही क्वेश्चन आपका क्या होता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। वीकली टेस्ट का क्वेश्चन किसने बनाया, वही मास्टर क्या करेगा, जो वीकली टेस्ट का क्वेश्चन बनाया था ना वही मास्टर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनाएगा, और जो वीकली टेस्ट में क्वेश्चन आया वही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से मॉडल पेपर में आ रहा है ना आपका सारा क्वेश्चन वीकली टेस्ट का, उसी प्रकार से फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीकली टेस्ट के क्वेश्चन को आप लोग जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे सारा आपका वीडियो पढ़ा हुआ है, जो जो सप्ताह में वीकली टेस्ट हुआ है, तो मैं आपको आप लोग कमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, तो मैं खुद से आपका एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वीकली टेस्ट है आपका प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, वीकली टेस्ट में जितना भी सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट हुआ है, जो सप्ताह में हुआ है, सारा एक जगह कलेक्ट करके आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा दूसरा दिवस कहानी किस शहर में घटित हुई है, तो हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार का जो आपका वहां पे घाट रहता है वहीं पे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है, तो ये आपका किस उपन्यास का अंश है, रंगभूमि का। रंगभूमि किसने लिखा है, मैंने आपको बताया था वीकली टेस्ट में, कमेंट कीजिए जल्दी से फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक ने खाओ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है, तो लेखक ने खाओ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है, तो ये जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को। ठीक है, इसे ही खाओ उजाड़ू सभ्यता लेखक ने कहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन है बच्चों ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे 8 को 2 नंबरिया क्वेश्चन है और 6 को आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं सारा कुछ आपको करवा दूंगा, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो रहा है, तो बस इसी के जस्ट बस आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक बार आपको डिस्क्रिप्शन में जो मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां पे आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर सहित, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और लाइव क्लास 8 बजे आपका, तो आपका टाइम में चेंजेस चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपको लाइव क्लास चाहिए ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।